हेलो स्टूडेंट, रतलाम नर्सिंग कोचिंग में आपका दिल खोल के स्वागत है। चलो आज का टॉपिक अपन लिखते हैं। आज का टॉपिक है अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन करेंगे। टॉपिक का नाम होता है टॉपिक का नाम है क्या? ऑन्कोलॉजी। प्राइमरीली बात करें कि ये क्या है, तो सर ये है इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। किसका वर्ड है ये? ग्रीक लैंग्वेज का। किसका? ग्रीक लैंग्वेज का। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, और नाम है इसका क्या? ऑन्कोलॉजी। क्या नाम है? ऑन्कोलॉजी। यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड होता है बेटा क्या? ऑन्कोस। ऑन्कोस बोले तो क्या होता है सर? ये होता है ट्यूमर। लॉजी का मतलब हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किसकी? ऑन्कोस की। ऑन्कोस का मतलब क्या होता है? ऑन्कोस का मतलब होता है क्या? ट्यूमर। क्या होता है ऑन्कोस का मतलब? ट्यूमर। दूसरा आता है लॉजी। लॉजी तो आपने सुना ही होगा। अरे लॉजी मतलब होता है क्या? स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? ट्यूमर की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन बनती है बेटा, इट इज अ साइंटिफिक मेडिकल ब्रांच that deals with study of ट्यूमर। ट्यूमर की स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्यूमर की स्टडी करना कहलाता है आपका क्या? ऑन्कोलॉजी। अब सेकेंडली अपन बात करते हैं इसकी कि ऑन्कोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी का नाम है बेटा, क्या नाम है? फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी का नाम है बीजे कैनेडी। अब आप बोलोगे सर ये बातें छोड़ो, आप बताओ कि वर्ल्ड कैंसर डे कौन सा डे बेटा? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। आपने आइदर एक्सपेक्ट में सुना होगा कि कैंसर को अपन किससे डिनोट करते हैं? तो कैंसर को हमेशा अपन डिनोट करते हैं, कैंसर को अपन हमेशा डिनोट करते हैं किससे? तो अपन डिनोट करते हैं सी ए से। अब सवाल आता है कि ये सी ए का मतलब क्या कैंसर है सर? तो बेटा नहीं, इस सी ए का मतलब होता है क्या? अरे क्या होता है बेटा? अरे क्रेब होता है। क्रेब। क्रेब नाम सुना है? केकड़ा देखा है? बरसात में नदियों के किनारों पे गए हो आप, तो वहां पे केकड़ा दिखता है। और आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो तो बियर गिल्स नाम का एक इंसान है जो केकड़े को भी खा जाता है ना? तो वो चीजें अपनों को ध्यान में नहीं रखनी। पर केकड़ा हमेशा बोलता है, क्या बोलता है? केकड़ा ऐसे चलता है, इसके 2 हाथ इधर होते हैं, 2 पैर इधर होते हैं, और 2 गर्दन इसकी इधर होती है। ऐसे चलता है केकड़ा। अब केकड़ा अगर ऐसे सामने खड़ा है आपके, और उसको इधर देखना है या इधर जाना है, तो वो इधर देखेगा नहीं, वो इधर ही मुंह रखेगा और इधर चला जाएगा, इधर ही मुंह रखेगा और इधर चला जाएगा। मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है केकड़ा? ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। कौन? केकड़ा। इसीलिए इसीलिए अपन कैंसर को डिनोट करते हैं किससे? कैंसर को डिनोट करते हैं अपन किससे? क्रेब से। मतलब क्या हुआ कि कैंसर के अंदर भी एबिलिटी है, इट हैव एबिलिटी टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। देश और दुनिया की जितनी भी डायरेक्शन है वहां पर सब जगह आपका जो कैंसर है वो मूव कर सकता है। अब डेफिनेशन ऑफ कैंसर तो बहुत इजी है, कोई क्रिटिकल बात है नहीं इसमें। इसमें बोलते हैं क्या? इट इज अ एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ये क्या होता है बेटा?
एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है, क्या होता है? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट कैन ग्रो persistently after the removal of stimulation. After the removal of stimulation, it is the abnormal mass of tissue. It is the abnormal mass of tissue that can grow persistently after the removal of stimulation. कि ये क्या है? कि ये एबनॉर्मल मास है, एबनॉर्मल इकट्ठा है, गंदगी है, किसकी है? टिश्यू की है। क्या करती है ये? कि ये ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? कि आपने जो है स्टिमुलेशन रिमूव कर दिया, उसके बाद भी ग्रो करती है। अब समझे नहीं तो समझो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं काय की, कि अपन बात करते हैं आपके उम्र के नौजवानों की सबसे फेवरेट चीज क्या होती है बेटा? कि सिगरेट। और सिगरेट से, बहरहाल आपने सुना होगा कि सिगरेट से क्या हो सकता है? अरे बोलो, सिगरेट से हो सकता है बेटा क्या? लंग्स कैंसर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टिमुलेशन क्या हुआ लंग्स कैंसर का? तो सिगरेट हुई। और कैंसर कह रहा है कि आपने पहले अगर सिगरेट पी, क्या आपने अगर पहले सिगरेट पी और उसके बाद में उसको बंद कर दी, और बंद करने और पीने के दरमियान आपको क्या हो चुका है? लंग्स कैंसर हो चुका है। तो अब आप सिगरेट छोड़ भी दोगे ना, तो भी आपका जो लंग कैंसर है वो ग्रो करेगा। तो यही आपकी कैंसर की डेफिनेशन बोल रही है कि ये एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है दैट कैन ग्रो परसिस्टेंटली, जो कि लगातार ग्रो करेगा। एक बार बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन मिल गया और उसको हटा भी दिया आपने, तो भी लगातार ग्रो करेगा। क्या करेगा बेटा? लगातार ग्रो करेगा। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, एक एक कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या? कि नियोप्लाज्म। किसकी बात की थी? नियोप्लाज्म की। न्यू नियो मतलब होता है न्यू, प्लाज्म मतलब होता है क्या? ग्रोथ। अगर आपकी बॉडी में, क्या आपकी बॉडी में अचानक कोई ग्रोथ होना शुरू हो गई है, तो वो किसकी आइडेंटिफाई करता है? कैंसर को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है? कैंसर को। और कैंसर क्या है? कैंसर की अगर बात करें तो ये क्या है? अरे बेटा क्या है ये? इडियोपैथिक। क्या है ये? इडियोपैथिक। आज तक इसका कोई कारण नहीं बता पाया, आज तक इसका कोई कारण नहीं बता पाया। अगर आपकी बॉडी में, क्या आपकी बॉडी में लगातार टिश्यू डैमेज हो रही है, आपकी बॉडी में लगातार डैमेज हो रहे हैं और वो हील नहीं हो पा रहे हैं, और उसका कोई रीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? सीधी सीधी बात है कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? कैंसर होता है। किसी पेशेंट को क्या हो रही है? सर के ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग का कोई भी कॉज पता नहीं लग रहा है, मतलब क्या है? कि जिसका कोई नहीं उसका क्या है? कैंसर है। तो कैंसर क्या होता है? कि अनआइडेंटिफाइड सोर्स होता है। क्या होता है? कि उसको, उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसकी अपन बात करते हैं, क्या होता है सर? वो हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी एक वर्ड होता है क्या? एट्रोपी। और एक वर्ड होता है क्या? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है क्या? इंक्रीज सेल साइज। क्या सर? कि इंक्रीज सेल साइज। मान लो कि आपकी सेल ऐसी थी और अचानक आपकी सेल कैसे हो गई है? सेल की साइज बढ़ गई। क्या हो गई है? सेल की साइज बढ़ गई है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये बोलते हैं इसको अपन हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल अगर अपन बात करें कि आपकी एज जब 2 साल थी, तो आपकी उंगलियां, आपके नाखून, आपकी आंखें, आपके नाक, आपके प्यारे प्यारे होंठ, सब कुछ कैसे थे? छोटे छोटे से थे। अब जैसे ही आप 10 साल के हुए हो, कितने साल के हुए बेटा? 10 साल के हुए हो, तो आपकी सेल ने ग्रोथ की। बिल्कुल ग्रोथ की। क्या ये कोई बीमारी है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, हम तो थोड़े छोटे थे, अब क्या हो गए? बड़े हो गए। आपकी जो भी छोटी छोटी चीजें थी सारी बड़ी हो गई, है ना? तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल। अरे बोलो, फिजियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं इसको? फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी।
अब इसी की दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि पैथोलॉजिकल क्या होता है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपरट्रोफी का मतलब होता है क्या? सेल की साइज बढ़ना। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई इंसान है, ये कोई अंकल हैं जिनकी एज क्या है? 45 साल है, और उनको क्या हो गया है? प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। क्या हो गया है सर? कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। अब उनकी कंडीशन में क्या होता है कि ये उनकी सेल की साइज है। अब बताओ इस एज ग्रुप में सेल की साइज के नंबर, सेल की साइज बढ़ेगी क्या? चांसेस है क्या बढ़ने के? नहीं है ना। फिर भी इस एज में इनकी सेल की साइज लगातार ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन किसका होता है? ये कैंसर का होता है, और इसको बोलते हैं अपन क्या? हाइपरट्रोफी। क्या बोलते हैं इनको? हाइपरट्रोफी। आई बात समझ में? हाइपरट्रोफी के बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका क्या? अरे बेटा क्या आता है? तो ये आता है आपका हाइपरप्लेजिया। क्या आता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया बोलता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरप्लेजिया कहलाता है। ये कोई सेल है आपकी नॉर्मल से, है ना? अब इसके नंबर बेवजह ही बढ़े जा रहे हैं, कोई कॉज ही नहीं है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे सर? इस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्या? हाइपरप्लेजिया। चले आगे। हाइपरप्लेजिया तक बात होगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कैंसर, ट्यूमर की बात की हमने कि ट्यूमर, किसकी बात की है सर? कि ट्यूमर। अब ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक ट्यूमर होता है बेनाइन और एक ट्यूमर होता है आपका मैलिग्नेंट। तो इनके बारे में कुछ हल्की हल्की सी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये बेनाइन जो ट्यूमर होता है, क्या होता है बिनाइन ट्यूमर? अब बिनाइन ट्यूमर जो होता है ना, वो क्या होता है? हमेशा हमेशा कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है? कैप्सुलेटेड। अब इसके अंदर क्या है कि कैंसर की सेल है, ये कैंसर की सेल है। और जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है। तो सबसे पहले सवाल बनता है कि बिनाइन ट्यूमर कैसा होता है? तो सर क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है। कैप्सुलेटेड होगा तो ये पैक होगा, और इसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी? अरे बोलो कैसी होगी? अरे बोलो ना कैसी होगी? कम होगी। कैसी होगी? कम होगी। बट जो ओपन है, ओपन वाला ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है ओपन वाला सर? ये ओपन वाला ट्यूमर है आपका कौन सा? मैलिग्नेंट। तो ये कहीं भी जाने के लिए पॉसिबिलिटी रखता है ना, तो ये कहीं भी जा सकता है कैंसर। और इस मैलिग्नेंट को तो एक और टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? मैलिग्नेंसी। और मैलिग्नेंसी का मतलब होता है क्या? सनी देओल की एक पिक्चर देखी होगी आपने जिसका नाम था क्या? घातक। और वो बड़ा घातक इंसान है। तो अपन बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक तरफ अपन कॉलम बनाते हैं बिनाइन का, और एक तरफ लिखते हैं अपन क्या? एक तरफ लिखा मैंने क्या? बिनाइन ट्यूमर। एक तरफ लिखा मैंने, अरे क्या लिखा? तो लिखा हमने क्या? क्या लिखा भाई? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं अपन कि किस किस में कौन कौन से फीचर्स होने की क्या क्या संभावना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम और बना लेते हैं अपन, जिस जो अपनों को आइडेंटिफाई करना है कैसे? एज अ फीचर। कैसे? एज अ फीचर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फीचर। तो सबसे पहला फीचर आता है आपका क्या? सबसे पहले फीचर्स की अगर बात करूं तो फर्स्ट आता है क्या? कैप्सूल। तो अभी बात की हमने कि बिनाइन के अंदर हमेशा क्या रहता है? तो कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा। तो इसके अंदर तो कैप्सूल क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और मैलिग्नेंट जो होता है वो हमेशा ओपन होता है, तो इसके अंदर कैप्सूल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। दूसरा आता है आपका रेट ऑफ ग्रोथ। क्या आता है सर? रेट ऑफ ग्रोथ। अब जैसे कि ये कैप्सुलेटेड है, किसी एनवेलप में क्या है? पैक है। अब एनवेलप में पैक है तो इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी,
एनवेलप में कोई पैक है तो इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी या कम होगी? तो सिंपल सी बात है, जब कुछ चीज पैक होती है तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है? कम होती है ना। तो इसकी ग्रोथ कैसी होगी? स्लो होगी। पर ये दुनिया का आजाद परिंदा है, इसके ऊपर कोई पैकिंग वैकिंग नहीं है। क्या है? कुछ पैकिंग नजर आ रही है कि कोई पैकिंग नहीं है, कोई एनवेलप नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, तो ये कहीं भी जा सकता है। तो इसकी ग्रोथ कैसी होगी भाई? अरे इसकी ग्रोथ होगी कैसी? फास्ट। फास्ट होगी कि नहीं होगी? अब बात करते हैं कि इन्वेजन, किसकी बात करते हैं अपन? इन्वेजन की। कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई किसी सराउंडिंग स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करके घुस पाता है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये सर पैक है। कैसा है? पैक है। अब ये पैक है तो दूसरी स्ट्रक्चर में जा पाएगा क्या? कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्वेजन इसके अंदर कैसा होता है? एब्सेंट होता है। पर ये पैक नहीं है, ये तो कहीं भी जा सकता है, तो इसके अंदर इन्वेजन क्या होगा भाई? अरे बोलो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बात करते हैं अपन किसकी? मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस एक इसको इस तरह से समझते हैं, ये कोई आपकी सेल है, यहाँ पे कोई कैंसर डेवलप कर रहा है और ये सीवियर स्टेज में जा रहा है कैंसर, और ज्यादा सीवियर स्टेज में जा रहा है, और यहाँ तक भी फैल गया है। तो अभी तक जो हमने देखा है कि यहाँ पर जो है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है सेल की, अभी तक टूटी है क्या? कि नहीं टूटी है। अब ये टूटती नहीं है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या बेटा? इन सिटू कार्सिनोमा। और इसी को बोलते हैं बेटा क्या? कि कैंसर फैला तो है पर ज्यादा तबाही नहीं मचाइए। इसी को बोलते हैं अपन क्या? प्री कैंसरियस स्टेज। अब अपने टॉपिक पे आते हैं अपन के मेटास्टेसिस क्या है। तो जब यहां तक कोई कैंसर फैल गया था, मान लो कि ये कौन सा है, ये मान लो आपका क्या है? लंग्स की कोई सेल है, कोई पैरेन्काइमा है, ठीक है। अब यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटेक्ट है तो इसको बोलेंगे क्या अपन? इन सिटू कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। बट ये पेनिट्रेट हो जाए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर टूट जाए तो ये कौन? यहां से जो ये कैंसर डेवलप हुआ था ये दूसरी बॉडी स्ट्रक्चर में चला जाएगा। मान लो ये कहाँ चला गया? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया। कहाँ चला गया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया तो ये कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पर गया या नहीं गया? तो गया। अब जब कैंसर एक अपनी प्राइमरी साइट को छोड़ के कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी साइट पे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। पर इसमें होगा क्या? ये तो बेचारा अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, प्राइमरी साइट कैसे छोड़ेगा? ये तो पैक है ना। तो इसमें मेटास्टेसिस कैसा होता है? अरे बोलो, इसमें एब्सेंट होता है और इसमें क्या होता है? मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। आगे बात करें। इसके बाद में आता है क्या? प्रोग्नोसिस। क्या आता है बेटा? कि प्रोग्नोसिस। यहाँ पे बिनाइन कैंसर है, अपना बिनाइन ट्यूमर है, यहाँ पे आपका क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। प्रोग्नोसिस होने का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज की अच्छी होने की चांसेस कितने हैं। तो ये बिनाइन है, ये ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है, तो इसके चांसेस कैसे हैं? गुड है। और मैलिग्नेंट तो है ही बुरा, और इसके चांसेस क्या होते हैं? बैड होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब इस चीज को पहले समझ लेते हैं अपन कि ये क्या बला, किस बला का नाम है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो अपन इधर साइड में इसको समझते हैं। ये कोई भी सेल है, ये कोई भी क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा क्या बेटा? तो पाया जाता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सेल है, सेल का क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बेटा? सेल का साइटोप्लाज्म होता है। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को मैं इस एन को एक नंबर दूं तो ये साइटोप्लाज्मिक इसका हमेशा कितना गुना होता है? कि ये 6 गुना होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो होता है वो कितना होता है? 1 रेशो कितना होता है बेटा? 1:4 और 1:6 होता है। बट बिनाइन की कंडीशन में क्या होता है कि ये रेशो कैसा हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। मतलब जितनी बड़ी सेल है उतना ही बड़ा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। मतलब आपकी सेल का सारा फ्लूइड क्या हो जाएगा? बाहर
ड्रेन हो जाएगा। आई बात समझ में? अब रीअकरेंस, रीअकरेंस का मतलब ये होता है कि वापस होने के चांसेस कितने हैं। तो देखो, ये अपना कोई कैंसर है, इसके अंदर ये कैंसर सेल है, और ये क्या है बेटा, पूरी तरीके से पैक्ड है। अगर मैंने इसकी सर्जरी की, क्या की बेटा, अरे इसकी मैंने क्या कर दी, सर्जरी कर दी। किसकी, इस कैंसर की मैंने सर्जरी कर दी, तो ये पूरी पैकिंग को मैं उठा के बाहर निकाल दूंगा, तो वापस होने के चांसेस कम हैं या ज्यादा है? कि पूरा मटेरियल ही सर बाहर निकल गया है तो चांसेस तो कम होंगे ना? तो बिल्कुल होंगे। अब रीअकरेंस के चांसेस इसमें क्या होते हैं, लेस होते हैं, या बोले अपन के पुअरली बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। बट मैलिग्नेंट में क्या था कि ये ऐसा था, और ये क्या कर रहा था, मेटास्टेसिस भी कर रहा था, अपनी एक साइड को छोड़ के दूसरी साइड पे भी। तो मान लो कि मैंने लंग्स का ये कैंसर निकाल दिया, बट उस टाइम पे वो कहाँ पहुंच चुका था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे कैंसर डेवलप कर लेगा क्या ये? तो कि बिल्कुल कर लेगा। तो इसके चांसेस क्या होते हैं, मोर होते हैं, या यूजुअली अधिकतर तो हो ही जाते हैं कि ये चांसेस इसके अंदर मैलिग्नेंट के अंदर वापस से दोबारा होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच। कितने मिनट हो गए?